Hello students, welcome to my channel. Today we are going to start the next chapter, that is metals and non-metals. Okay, so what are the topics which we have to learn in this chapter? So first of all, let us discuss that. Okay, so the first point is classification of elements into metals, non-metals and metalloids. First of all, we have to learn in this chapter that classification of elements. Okay, कितने जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका दे आर क्लासिफाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. ठीक है, उसके बारे में हमें पढ़ना है. नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. Okay, physical properties of non-metals and non-metals, and remember that another question is distinguish between metals and non-metals. ठीक है, means comparison. Okay, so या फिर you can say what is the difference between the metals and non-metals. This is very important question. Okay, so we will also discuss this okay in this chapter. Chemical properties of metals and non-metals, reactivity series. Okay, we will discuss about the reactivity series. Next, why do metals and non-metals react? Okay, formation of bond. Okay, जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं उनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. बॉन्ड फॉर्मेशन ऑल्दो 3 टाइप्स का होता है: आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड. बट इन दिस चैप्टर वी विल ओनली डिस्कस अबाउट द आयनिक कंपाउंड्स. ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स मीन्स दोज कंपाउंड्स इन विच आयनिक बॉन्ड इज देयर. ठीक है, जिस कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उनको हम लोग आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं. तो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड में सिर्फ हम लोग आयनिक कंपाउंड्स यहाँ डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट, अबाउट द कोवेलेंट बॉन्ड और द कोवेलेंट कंपाउंड्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. ओके, एंड देन थर्ड वन आई टोल्ड यू दैट द कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ठीक है, 3 टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं: आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड्स हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज नॉट इन योर सिलेबस. ये क्लास 11th का टॉपिक है, तो आप क्लास 11th में पढ़ोगे. ठीक है. नेक्स्ट, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. आपको पता होगा कि जो भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिलते. ठीक है, मेटल्स जो है वो आपको प्योर फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में नहीं मिलता, बिकॉज सब मेटल्स आर वेरी वेरी रिएक्टिव. तो वो कंबाइंड फॉर्म में होते हैं. तो उन मेटल्स को उनके प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है, फ्रॉम देयर ओर्स यू कैन से. ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. इट इज़ ऑल्सो नोन एज मेटलर्जी. प्रोसेस जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेटलर्जी. वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट दिस. ठीक है, रिएक्टिव मेटल्स, मॉडरेट मेटल्स एंड यू कैन से लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स को का एक्सट्रैक्शन किस तरह से होता है इन द प्योर फॉर्म, ये भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे. एंड द लास्ट टॉपिक इज कोरोजन. यू ऑलरेडी नो अबाउट द कोरोजन. ठीक है, आपको पता है बहुत अच्छे से, पर ये इस चैप्टर में भी है. ठीक है, so these are the some of the important topics which we have to discuss in this chapter. Okay, let's start. First of all, we will start from the classification of elements into metals, non-metals and metalloids. आपको बता दें कि टोटल 118 एलिमेंट्स आर नोन टुडे. ठीक है, कितने एलिमेंट्स नोन है? 118. टोटल 118 एलिमेंट्स आर नोन टुडे. हमारे जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 118. इन विच 90% एलिमेंट्स आर मेटल्स, 22 नॉन मेटल्स एंड वेरी फ्यू यू कैन से वेरी फ्यू आर मेटलॉइड्स. सॉरी. ठीक है, तो एलिमेंट्स को 3 पार्ट्स में, मतलब 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है. मेटल्स, सो जितने भी 118 एलिमेंट्स में 90% तो आपके मेटल्स हो गए, 22 नॉन मेटल्स और बहुत ही थोड़े से क्या हैं? मेटलॉइड्स हैं. क्लियर? ओके, सो अब हम लोग एक एक करके मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि मेटल्स एग्जैक्टली होते क्या हैं. मेटल्स होता क्या है? दोज एलिमेंट्स विच लूज इलेक्ट्रॉन टू गेन द पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, यू कैन से metals are those elements which lose electrons to gain positive charge. ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स वो एलिमेंट्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं और उन पे कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, तो कैसे होगा इसका जस्ट एग्जांपल लेते हैं. सपोज मैंने एग्जांपल लिया सोडियम. सोडियम का सिंबल Na होता है.
ठीक है। सो सोडियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो Na या इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे तो 2,8,1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये 2,8,1 कैसे आया, ये आपने क्लास 9th की केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। सो दिस इज़ दी, अभी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे नहीं जाएंगे, वो अपना ही एक लेक्चर है, ठीक है। अगर वो आपको नहीं आता होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, फिर वो भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। सो एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज़ 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1। आपको मैं बता दूं, मतलब या फिर रिमाइंड करा दूं कि ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सोडियम इसी 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ठीक है, सोडियम इसी 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और इस पे जो चार्ज आएगा वो आएगा Na+, ठीक है। सो सोडियम इज अ मेटल। क्यों मेटल है? बिकॉज सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया और उस पर जो चार्ज आया है इट इज पॉजिटिव चार्ज। हम लोगों ने मेटल्स की डेफिनेशन में यही पढ़ा है, दोज एलिमेंट्स विच लूज इलेक्ट्रॉन्स टू गेन दी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं मेटल्स। तो यहाँ पे जो हमारा सोडियम है वो मेटल है, ठीक है, क्लियर। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, सपोज मैंने एग्जाम्पल ले लिया मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे यू विल गेट 2,8,2। तो मैग्नीशियम इस 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, ठीक है, मैग्नीशियम इस 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो उस पर चार्ज आएगा Mg2+, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए? 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो मैग्नीशियम इज ऑल्सो अ मेटल, ठीक है, मैग्नीशियम फिर क्या है? मेटल है। मे बी आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों लूज किया और सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों लूज किया, ठीक है। सो इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता दूं, बहुत डिटेल में हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, जो सोडियम होता है, मैंने आपको मे बी क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि जितने भी मेटल्स होते हैं उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। क्या कंप्लीट करना होता है? ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब होता है दे वांट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। किसी भी एटम के स्टेबल होने के लिए उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, ठीक है, कि उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8। इसमें कुछ एक्सेप्शनल भी है जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है, उनके लास्ट शेल में वो सिर्फ डबलेट स्ट्रक्चर शो करते हैं तो उनके लास्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। रेस्ट सारे एलिमेंट्स दे वांट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। अब देखिए, इसके आउटर मोस्ट शेल में ये चाहता है सोडियम की 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, बट इसकी आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना है? 1, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल क्या होती है? जो लास्ट शेल होती है उसी को हम लोग आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि उसको लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, बट इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई इसे 7 इलेक्ट्रॉन्स दे दे ना, सो इट्स बेटर कि वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। तो जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो जो उसकी आउटर मोस्ट शेल होगी वो ये वाली होगी, सेकेंड वन, ठीक है। जैसे ही सोडियम ने ये इलेक्ट्रॉन लूज किया था, मतलब जो वो Na+ बना था, तो उसके में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे थे? 2,8। तो उसकी जो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8, मतलब उसको ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और वो स्टेबल हो गया, ठीक है। तो कोई भी जो लूज या गेन, ठीक है, लूज या एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स का लूज या गेन क्यों होता है? टू कंप्लीट दी ऑक्टेट, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, स्टेबल बनने के लिए। सो यहाँ पे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है जस्ट बिकॉज टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो हम यही कहते हैं कि जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज गेन करते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं दे आर मेटल्स, ठीक है। अब इस सोडियम ने क्यों एक इलेक्ट्रॉन लूज किया? बिकॉज उसकी आउटर मोस्ट सेल में से 1 इलेक्ट्रॉन था। अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, सो इट इज 12, दैट इज 2,8,2। इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। टू कंप्लीट इट ऑक्टेट उसको भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 2 है, 8 चाहिए, मीन्स 6 और चाहिए, तो 6 तो कोई इसको दे नहीं सकता, 6 वो कहीं से ले नहीं सकता। सो इट्स बेटर टू डोनेट दी 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है और उस पर क्या होगा? उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। जितना इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अब ये भी चीज़ जान लीजिए, जितना इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहे हैं उतना ही पॉजिटिव चार्ज इन पे आ रहा है। जैसे कि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इस पर 1 पॉजिटिव चार्ज है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, 2 पॉजिटिव चार्ज आर देयर, ठीक है, मैग्नीशियम्स में,
ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज ही क्यों आ रहा है, अगर हम इस पे भी डिटेल में चले जाएं कि क्यों पॉजिटिव चार्ज ही गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज करने से पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, तो मैं आपको ये भी डिटेल में बता देती हूँ कि किसी भी एटम में जो एटम होता है वो एज अ होल न्यूट्रल होता है। क्या होता है? एज अ होल न्यूट्रल। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं अराउंड दी न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो जो एटम है वो एज अ होल क्या होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स इट हैज़ नाइदर द पॉजिटिव चार्ज नॉर दी नेगेटिव चार्ज, ना इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा ना ही नेगेटिव चार्ज होगा। तो जब भी आपका जो एटम है, ठीक है, अब इसमें न्यूट्रल कब होगा? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर हम सोडियम की बात कर रहे हैं तो सोडियम में, so if we are talking about the sodium, so 11 electrons are there and 11 protons, so 11 पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, 11 नेगेटिव चार्ज है, 11 पॉजिटिव चार्ज है, दोनों कैंसिल आउट होके क्या मिलेगा आपको? जीरो। कितना है? 11 नेगेटिव चार्ज एंड 11 पॉजिटिव चार्ज, तो ये हो जाएगा जीरो। जैसे आप करते हो -11 + 11 क्या होगा? जीरो ना। इसी वजह से इस पे जो चार्ज होगा वो न्यूट्रल। पर जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब प्रोटॉन्स कितने हैं? अभी भी 11 है, ठीक है। तो जब आप +11 और -11, अगर हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, केमिस्ट्री की लैंग्वेज नहीं, मैथ्स की लैंग्वेज यूज करते हैं, -11 + 10, आंसर कितना आएगा? -11 + 10 यू विल गेट +11 -10, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? सोडियम में 10 इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स कितने हैं? इट आर रिमेन्स द सेम। प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के लूज होने से प्रोटॉन पे कोई भी चेंज नहीं आता, इट रिमेन्स द सेम, ठीक है। सो यहाँ पे 11 प्रोटॉन है बट इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 10। +11 - 10 कितना आएगा? यू विल गेट +1। दैट्स वाई इस पे जो चार्ज आता है वो +1 का चार्ज होता है। आई होप आपको अब सारा कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं। सपोज करिए कि हमने मैग्नीशियम का एग्जाम्पल मैंने लिया। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, मतलब प्रोटॉन्स भी 12 होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी 12 होंगे, ठीक है। सो मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा था? 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा था? 2। देखो मैंने दिखाया था 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे? 10। लेकिन प्रोटॉन्स कितने होंगे? रिमेन्स दी सेम, मीन्स +12 और -10 यू विल गेट एज +2। दैट्स वाई इस पे जो चार्ज आता है वो +2 का चार्ज होता है। आई होप आपको मेरा ये पॉइंट समझ में आया होगा कि पॉजिटिव चार्ज ही क्यों आता है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने पे। जस्ट बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिमेन्स द सेम बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस। सो नाउ द एटम इज नो लॉन्गर न्यूट्रल, ठीक है, वो न्यूट्रल अब नहीं रह जाएगा। क्लियर? समझ में आया? सो व्हाट आर मेटल्स? मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स which lose electron and form the positive charge, ठीक है, उन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। हो गया क्लियर? समझ में आया? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स भी एलिमेंट्स होते हैं। सो दे आर दोज एलिमेंट which gain electrons and form negative charge, या फिर गेन नेगेटिव चार्ज भी बोल सकते हैं। नॉन मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। मेटल्स दे लूज इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल्स दे गेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, उन पे जो चार्ज आता है इट इज नेगेटिव चार्ज, ठीक है। कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज। जस्ट एन एग्जांपल, क्लोरीन इसका सिंबल होता है Cl, ठीक है, Cl इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। अब देखिए, जैसा मैंने आपको कॉन्सेप्ट मेटल्स में बताया था कि इनको क्या चाहिए? दे वांट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इनको 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए टू द आउटर मोस्ट सेल। बट कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन्स तो लूज नहीं कर सकते। क्यों लूज नहीं कर सकते वो हम लोग आगे जब आयनिक बॉन्ड्स पढ़ेंगे, आयनिक कंपाउंड्स, तो भी हम बताएंगे। बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सो इट्स बेटर टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन। तो वो कहीं से एक इलेक्ट्रॉन ले ले, ये ज़्यादा ईजी है। इट्स ईजी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन रेदर देन टू गिव
7 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा टू कंप्लीट द ऑक्टेट। सपोज उसने कहीं से एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने गेन कर लिया, तो जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर लेगा, ठीक है, क्लोरीन क्या करेगा, अगर क्लोरीन ने कहीं से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उस पर जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव आएगा, Cl-। ऐसा क्यों? क्योंकि इस पे एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया। क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया। मतलब अगर आप इस Cl- का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, यू विल गेट 2,8,8। ऐसा क्यों? वाई इज इट सो? बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 17। मीन्स प्रोटॉन कितने होंगे? 17। इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 17। जब एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से आ गया, इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स 18, बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिमेन्स द सेम। तो अगर आपको फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाएं, तो +17 एंड -18 यू विल गेट -1। सो नाउ अगेन द एटम इज नो लॉन्गर न्यूट्रल। अभी फिर से वो न्यूट्रल नहीं रह गया, उस पर जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा? नेगेटिव। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो उस पर जो चार्ज आएगा वो 2 नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो 3 नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ फ्लोरीन, ओके, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये सारे दीज ऑल आर दी नॉन मेटल्स। वो सारे के सारे क्या होते हैं? नॉन मेटल्स। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीजें और बता दूं। ठीक है, देखो ये हो गया हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। अब देखिए, जो मेटल्स होते हैं दे कैन आइदर लूज 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन। मेटल्स 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने सोडियम में देखा था, उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया। मैग्नीशियम जो कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, एल्युमिनियम जो कि 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो मेटल्स 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स, या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पर 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब जैसे कि वो हो जाएगा Na+। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Mg++। 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Al3+। 3+ भी लिख सकते हैं, 3+ लिखिए या ++ लिखिए। ठीक है, सो कोई भी मेटल 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स को ही लूज करता है। ठीक है, सेम एज जो नॉन मेटल्स होते हैं दे गेन, यहाँ पे भी लिखना चाहिए था, दे लूज या दे कैन लूज ओनली, या तो 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन ही लूज कर सकते हैं। दे कैन गेन, अब ये नहीं कि एक ही सोडियम ही 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, पॉसिबल तो है बट बहुत मुश्किल है, क्योंकि फर्स्ट जो शेल होती है आउटर मोस्ट शेल, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होता है, फिर नेक्स्ट शेल से निकालना उसमें और ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब ये कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन सकते हैं? 1, 2, 3। या तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, नेगेटिव चार्ज, 1 नेगेटिव चार्ज आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि क्लोरीन में एक नेगेटिव चार्ज आया था Cl-। अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 2 नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब दूसरा कोई भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 3 नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब एक चीज और, जिन मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 मेटल्स के जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वही इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। जैसे अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। मीन्स आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके भी ये पता कर सकते हो कि वेदर दैट एलिमेंट इज मेटल और नॉन मेटल। अगर हमने एल्यूमिनियम लिया 13, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 2,8,3, इसके लास्ट शेल में बिकॉज 3 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, दैट्स वाई ये क्या होगा? मेटल, क्योंकि ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। ठीक है, सेम एज, अब इसमें ये नहीं है कि जिसके लास्ट शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो नॉन मेटल्स होते हैं, नहीं। जिसके लास्ट शेल में नॉन मेटल्स क्या होते हैं? जिनके आउटर मोस्ट शेल में 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जिन एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दे आर नॉन मेटल्स। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मैंने लिया फ्लोरीन, 9 होता है 2,7, तो ठीक है, तो ये क्या होगा? दिस इज अ नॉन मेटल। ठीक है, जिसके तो ये कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? एक
अगर मैंने ऑक्सीजन की बात की, ऑक्सीजन का होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रेट 2,6, तो ये भी क्या है, नॉन मेटल, बिकॉज अपने इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा, इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि लास्ट शेल में 8 होना चाहिए, 6 है, 8 - 6 यू विल गेट 2, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन। तो जिन मतलब जिन एलिमेंट्स के लास्ट शेल में 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं, जिनके लास्ट शेल में 2, 8 और 3 आते हैं वो जनरली मेटल्स होते हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ों में एक्सेप्शनल केस होता है, वो मैं आपको नहीं बता सकती, ठीक है, क्लियर। अब जिसके लास्ट शेल में 4 होगा, अब ऐसा नहीं है कि किसी के लास्ट शेल में 4 नहीं होगा, या फिर कार्बन तो नॉन मेटल है बट उसमें वो भी एक, मैंने बोला ना, एक्सेप्शनल केस होते हैं कि जिसके लास्ट शेल में 6, 7, 8 नहीं है, ठीक है, 6, 7, 8, अच्छा गलत हो गया, सॉरी, 5, 8 नहीं, 8 तो नहीं बोल सकते क्योंकि 8 नॉन मेटल्स हो ही नहीं सकते, क्योंकि 8 की तो 8 नहीं होगा, सॉरी ये गलत हो गया। 8 जिसका होता है वो इनर्ट गैसेस होती हैं, उसके बारे में भी आगे हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। 5, 6 और 7, ठीक है, 5 होगा तो 8 - 5, 8 - 5 क्या हुआ, 8 - 5 3, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, जिसके लास्ट शेल में 5 होगा तब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, जिसके लास्ट शेल में 8 होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तब ऑक्टेट कंप्लीट होगा, जिसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा टू कंप्लीट दी ऑक्टेट। तो सॉरी, जिसके लास्ट शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर नॉन मेटल्स, 8 वाले नहीं, बिकॉज 8 एक एक्सेप्शनल केस है, वो इनर्ट गैसेज होती हैं। क्या होती हैं, इनर्ट गैसेज, ठीक है। तो जिसके लास्ट शेल में 4 है दे विल नाइदर गेन नॉर लूज, ठीक है, नाइदर गेन नॉर लूज, ठीक है। जिनके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ना ही इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं ना ही गेन करते हैं, ठीक है, ये चीज बस आप याद रखिए। मेटल्स वो होंगे जिनके लास्ट शेल में 1, 2 या 3 होगा, नॉन मेटल्स जिसमें 5, 6 या 7 है। एंड सेकेंड थिंग, और ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, एक्सेप्शनल केस सब जगह होते हैं, कार्बन नॉन मेटल है और उसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और 4 वाले इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं करते और गेन भी नहीं करते, ठीक है। ओके, सो कार्बन के लिए तो पूरी एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही हमको पढ़नी है पूरी की पूरी, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। एक छोटा सा पॉइंट रह गया, व्हाट आर मेटलाइट्स, वो भी बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि व्हाट आर मेटलाइट्स, एग्जैक्टली मेटलाइट्स क्या होते हैं। मेटलाइट्स आर दोज एलिमेंट्स, Metalloids are those elements which having the property of both metals and non-metals. Metalloids वो होते हैं जिनमें metals की भी property होती है और non-metals की भी property होती है, that's why इनको metalloids या फिर semi metals भी बोला जाता है। हिंदी में आप बात करेंगे तो मिश्र धातु बोलते हैं, ठीक है। So metalloids are those elements which having the both properties of both metals and non-metals. Example आप इनका होता है सिलिकॉन, ठीक है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है, these are some of the metalloids, these are some of the metalloids। तो इनकी प्रॉपर्टी क्या है, they having the property of both metals and the non metals, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और हम आपको लेक्चर कैसा लगा वो भी जरूर कमेंट करके बताना। हाँ, इसमें हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये लेक्चर थोड़ा सा बोरिंग लगे, बिकॉज जिनको बेसिक पॉइंट्स पता होंगे उनको ये लग सकता है कि हाँ ये सब चीज़ें हमें पता है, मैम फिर से बता रही है। बट मैं इसलिए बता रही हूँ कि योर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लिस्टर क्लियर, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको सारी चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। इसीलिए मैंने एकदम बेसिक से लिया है, कुछ चीज़ें क्लास 9th की भी हैं, ठीक है। सो आई होप आपको सब समझ में आया होगा। स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।